We adopted parliamentary democracy based on British model, but how does our model differ from that model? Okay. As regards legislation, British Parliament is supreme or sovereign, but in India, power of parliament is limited. In India, matters related to constitutionality of an amendment of an act of parliament are referred to the constitution bench by the Supreme Court. बोथ है इसका आंसर। इसमें कुछ बातें ये हैं कि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में तो जुडिशियल सुप्रीमेसी है, ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सुप्रीमेसी है। अब हम यहाँ पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जब बात करिए तो आर्टिकल 145 का जो थर्ड क्लॉज है, किसका, आर्टिकल 145 का जो थर्ड क्लॉज है 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, वो बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ जजेस टू सिट फॉर पर्पस ऑफ डिसाइडिंग एनी केस जिसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है वो इट शैल बी 5, तो कम से कम 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में होने चाहिए। अब जो उसके अंदर क्या कोई डिसेंटिंग व्यू नहीं हो सकता है, मेजॉरिटी से डिसाइड होते हैं केसेस, पर डिसेंटिंग व्यू हो सकता है। ऐसे यू कैन नॉट से कि आप डिसेंटिंग व्यू दे ही नहीं सकते हो। अगर आप ध्यान से भी देखो तो न्यूज़पेपर में भी आता है दैट दिस जस्टिस डिलीवर्ड द वॉइस ऑफ डिसेंट एंड सेड, कुछ उनके कोट्स लिखे हुए होते हैं। तो मेजॉरिटी से होता है, बट डिसेंट कर सकते हैं वो। आर्टिकल 124 क्या कहता है, आर्टिकल 124 क्या कहता है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होंगे और जजेस होंगे, शैल बी 5 जो है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तो वो तो पुराना लिखा है। अब हमारे पास 34 जजेस हैं इंक्लूडिंग CJI, अभी 33 है, बट 34 इज़ द मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ। तो ये हो गया। फिर अब हम तो दिस इज़ अबाउट दिस क्वेश्चन। फिर विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एन गोपालास्वामी Iyengar committee suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it solely, और ये सब जो इतनी कहानी है गलत है ये। In 1970, Department of Personnel was constituted on recommendation of ARC 1966 and this was placed under Prime Minister's charge। ये बात सही है। अब इसमें हुआ ये कि ये जो एन गोपालास्वामी Iyengar जी की जो कमेटी है ना, तो इसके अंदर ये हुआ था फर्स्ट ARC की, ये बात है 1966 और 70 की। तो इसमें ये था कि जब उसमें ब्यूरोज़ की बात करी गई थी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लिए हमें ब्यूरोज़ बनानी चाहिए, मिनिस्ट्रीज़ में ओवरलैप और मशीनरी मतलब सेटअप करने की सेंट्रल गवर्नमेंट का, ओनली सेक्रेटरी और सोली और ये सब इतनी सब बातें नहीं बोली थी उन्होंने। सेकेंडली ये दिस वॉज प्लेस्ड इन द प्राइम मिनिस्टर चार्ज। हाँ, ये बात सही है। तो पहली ARC वॉज अबाउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, स्ट्रक्चर बैठाना, एंड सेकेंड इज़ अबाउट मॉडर्नाइजिंग गवर्नमेंट। तो जो पहला ARC है उसी में ही बात करी गई थी इंटरस्टेट काउंसिल की। किसी एक पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया ना कि कौन सा इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल है, इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या जोनल काउंसिल, कौन सी इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। तो जो इंटरस्टेट काउंसिल है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि वो आर्टिकल 263 के हिसाब से बना है, जिसके अंदर की इंटरस्टेट है। तो चेयरमैन कौन होंगे, PM होते हैं इसके चेयरमैन। मेंबर्स सारे CM ऑफ ऑल स्टेट, CM ऑफ यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, और बाकियों के एडमिनिस्ट्रेटर्स, और 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि अपॉइंट करते हैं, विच आर अपॉइंटेड बाय द PM। बट ये जो 6 नंबर है ये मेरे को थोड़ा डिस्प्यूटेड लगा, क्योंकि जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूट मैंने देखा था जो ये हुआ है इंटरस्टेट काउंसिल, तो उसके अंदर 6 से ज़्यादा मेंबर्स थे। बट जो ठीक है चलो, दिस मतलब कैबिनेट मेंबर्स होते हैं इसके, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इंटरस्टेट काउंसिल के अंदर, एंड सेक्रेटरी एंड MHA के कंट्रोल में ही आता है। तो PM इसके हैं चेयरमैन। एंड जब हम इंटरस्टेट काउंसिल की बात कर ही रहे हैं तो एक कमीशन का जिक्र आ ही जाएगा, सरकारिया।
सरकारिया कमीशन जो कि जो ये सब सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स और ये सब फेडरलिज्म की बातें करते हैं, तो ये हो गया हमारा इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में. सो दैट्स अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल. एंड क्योंकि अब दूसरा जो काउंसिल पास में ही है, जोनल काउंसिल, 5 जोन में डिवाइडेड है देश हमारा. क्या जोनल काउंसिल यूटीज़ को इंक्लूड करता है? हाँ, 5 जोनल काउंसिल्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और सेंटर का. तब ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं ना, दैट आर नॉट पार्ट ऑफ दीज, उनके लिए अपना अलग है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है उनका, जो वो भी स्टैचूटरी एक एक्ट से इस्टेब्लिश हुआ था. अब जोनल काउंसिल जो है वो किस एक्ट से इस्टेब्लिश हुए हैं? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956. तो ये स्टैचूटरी है और HM है इसके ऊपर. यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं वो इसके चेयरमैन है. वाइस चेयरमैन जो हैं वो एक मतलब CM ऑफ स्टेट्स बाय रोटेशन एक साल के लिए होता है. मेंबर्स कौन होते हैं? CM और 2 अदर मेंबर्स विच आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर. तो हर स्टेट की तरफ से एक CM और 2 मेंबर जो कि गवर्नर अपॉइंट करते हैं. तो ये एंड पर वही बात है कि ये एडवाइजरी है, कुछ इसमें ऐसी बात नहीं है कि जो इसने कह दिया वो हो गई. अब जो नॉन स्टेट काउंसिल है जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन वो नॉन परमानेंट है. मतलब अभी लेटेस्ट 2024 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था उसको. जब जब होता है तब उसको कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं इंटर स्टेट काउंसिल को, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एक परमानेंट बॉडी है. अब अगर कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है या ऐसी कोई समस्या है तो वहाँ पे गवर्नर जिसको नॉमिनेट कर देते हैं वो इसका पार्ट बन जाते हैं. तो जोनल काउंसिल के अंदर हैं चीफ मिनिस्टर्स और 2 मेंबर्स जो गवर्नर अपॉइंट करेंगे और जोन्स में डिवाइडेड है. इंटर स्टेट काउंसिल के अंदर PM है, यूटीज़ के लेजिस्लेटर वो हैं, CM है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीज़ जो भी हैं, और 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो PM नॉमिनेट करते हैं. सो दिस इज़ अबाउट दिस. अगले पे चलते हैं. राइट टू प्राइवेसी किस में आता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 उसमें आता है. आर्टिकल 15 किसका है? आर्टिकल 15 इज़ की जो स्टेट है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट. तो एक तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट whom? Any citizen, not any person, any citizen, only on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth. तो इससे वो इन ओनली ऑन दीज ग्राउंड्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी भी सिटीजन से आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट. ऐसा नहीं कि एनी पर्सन का रखा हुआ, सिर्फ सिटीजन्स के लिए आर्टिकल 15. फिर आता है आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसके अंदर वो बोलता है कि प्रोफेशन और प्रोफेस और ये सब ऑफ देयर चॉइस. पर ये सारे क्वालिफाइड हैं क्योंकि अगर पब्लिक मोरालिटी की बात आ गई, अगर बात आ गई पब्लिक ऑर्डर की, सॉवरेनिटी की, कंट्री की इंटेग्रिटी की, तो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है. अब जो पहला है ना कि आर्टिकल 15 में, उसमें भी क्लॉजेज हैं कि SC के लिए, विमेन स्पेशल प्रोविजंस, ऐसा कुछ भी नहीं है विच विल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग लॉज फॉर स्पेशल प्रोविजंस ऑफ वुमेन, फॉर चिल्ड्रेन, फॉर SC, फॉर ST या फिर जो बैकवर्ड और क्लासेस हैं उनके लिए. आर्टिकल 21 क्या कहता है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ये तो है विच इज़ द मोस्ट वाइडली इंटरप्रेटेड आर्टिकल. आर्टिकल 29 क्या है? आर्टिकल 29 इज़ की माइनॉरिटीज़ को आप एनी मतलब जो भी माइनॉरिटीज़ हैं तो उसके अंदर वो अपनी जिनकी कोई यूनिक लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, इस सब को प्रिजर्व कर सकते हैं. एंड एनी माइनॉरिटीज़, एनी सेट ऑफ सिटीजन्स, वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को, अपनी रेस को, अपनी कास्ट को, इस सब को वो कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं. बट
स्टेट फंड्स अगर कोई इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड है तो एडमिशन कैन नॉट बी डिनाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज की बेसिस पहले अभी जो हमने बात करी थी उसके अंदर लैंग्वेज का जिक्र नहीं था. आर्टिकल 15 में जब हमने बात की थी उसके अंदर प्लेस ऑफ बर्थ का जिक्र है, लेकिन इसके अंदर इन आर्टिकल नंबर 29 रेस हो, कास्ट हो, लैंग्वेज हो, उन सब के बेसिस पे इट कैन नॉट discriminate. तो रेस ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम. रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम. इसमें प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है. पहले वाले में हमने सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ भी था. फिर अगले पे आते हैं. इन इंडिया देर इज़, ये वैसे ड्रॉप हो गया था क्वेश्चन, बट इन इंडिया देर इज़ नो लॉ restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituencies. ये गलत है. जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है हमारा 1951, वैसे भी इंडिया के अंदर इतने लॉज हैं कि ये कह पाना कि कोई लॉ ही नहीं है इज़ अ वेरी फार फेच स्टेटमेंट. तो एंड इट वाज ड्रॉप्ड. तो हम मेजर बात इस पे कर लेते हैं. एंड सेकंड में यह है कि श्री देवी लाल 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज से लड़े. और अगर बाई इलेक्शन एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स, इफ अ कैंडिडेट कंटेस्ट इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूंसीज, हिज और हर पार्टी शुड बियर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंसीज. और ये सब तो सारी गलत कहानी है. वो क्यों कॉस्ट बियर करेगी भाई. तो RPA 1951 क्या बोलता है. एक तो कुछ सबसे पहले तो 2 सीट्स से अलाउड है लड़ना, नॉट फ्रॉम 3 सीट्स. 2 सीट्स से अलाउड है लड़ना. सेकेंडली कि इसलिए अगर आप देखो 2024 में जब मोदी जी भी लड़े थे तो वाराणसी और ये वडोदरा दोनों से लड़े थे. एंड देन ही रिटेन्ड वाराणसी वाली सीट. तो जो कंटेस्ट करने के लिए यू शुड बी रजिस्टर्ड वोटर. पर आप किसी और स्टेट में भी रजिस्टर हो सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसी स्टेट में ही हो. पर ये चलता है सिर्फ लोकसभा में, और लोकसभा की हम बात कर रहे हैं. अगर स्टेट का इलेक्शन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है, फिर ये बात नहीं होगी. फिर आप जहाँ रजिस्टर्ड हो वहीं कर सकते हो. इट्स ओनली इन लोकसभा दैट यू माइट बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन सम अदर स्टेट, बट यू कैन कंटेस्ट कहीं और जाकर भी. तो ये तो एक बात हो गई. सेकेंडली इस पे आता है कि आप यू कैन बी एन SC इन वन स्टेट, पर इन एनी स्टेट यू कैन बी रजिस्टर्ड एज एन SC. तो आप किसी और स्टेट में भी लड़ सकते हो ऑन रिजर्व्ड सीट. एंड जनरल से भी आप लड़ ही सकते हो. अगर आप जेल में हो तो आप वोट नहीं कर सकते. अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन हाँ, तो आप कर सकते हो वोट. ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ़ यू आर इन प्रिवेंटिव डिटेंशन यू कैन वोट, एंड यू कैन वोट बाय पोस्टल बैलेट. You cannot you can vote by postal ballot, and you cannot contest from more than 2 seats. सेम बात बाई इलेक्शंस में भी फिट बैठती है, that you cannot contest from more than 2 seats. अब इसके अंदर ये है कि जब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स की बात आ जाती है ना, असम और ये सिक्किम, इन सब एरियाज़ की जब बात आ जाती है, तब वो वाला रूल नहीं लग पाता कि आप कहीं और भी रजिस्टर्ड हो किसी और स्टेट में, पर कहीं और भी आप वोट दे सकते हो. तब वो रूल नहीं लगता. अब जब हम इतना वोट पे बात कर ही रहे, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात थी, तो लॉ कमीशन ने भी कहा था कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता. कौन सा लॉ कमीशन? 23rd. अब ये भी आ जाता है कभी कभी कंफ्यूज करने के, क्या लॉ कमीशन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, वो बिल्कुल भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. क्योंकि जो लॉ कमीशन है उसके अंदर उसका काम ये है कि वो लीगल एडवाइस और ये सब लॉ वगैरह के बारे में बताए गवर्नमेंट को. तो इसके अंदर ज्यूरिस्ट होते हैं या बहुत ही ओवरली लॉ के जो एक्सपर्ट, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, वो जो लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, या तो वो जज रह चुके हैं या आई मीन दे आर डिग्नेटरीज. तो ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है, और ये से पीरियोडिकली कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस के अंतर्गत आती है ये.
अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इसको। एंड सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए या ऐसे सब लोग इसके अंदर होते हैं। एंड अभी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का टेन्योर बढ़ाया गया है, लोकसभा ने बढ़ाया था टेन्योर कि जो ये वन नेशन वन इलेक्शन को को स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए इसका अभी वो बढ़ाया गया था टेन्योर। तो दैट्स अबाउट लॉ कमीशन कि वो एक नॉन स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किससे चलती है और ये सब, कोई लेना देना नहीं है। ओके, आगे। राइट टू द सिटी इज़ एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड द यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स कमिटमेंट्स मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड ये सब। राइट टू सिटी मीन्स दैट स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस इन अनऑथराइज कॉलोनीज एंड ये सब। हाँ, ये वाली बात सही है जो 81 का 3 है कि अनऑथराइज कॉलोनीज़ में भी आप डिनाई नहीं कर सकते हो। सबसे पहली बात तो राइट टू सिटी है क्या? ये कलेक्टिव राइट है जिसमें सिर्फ नॉट जस्ट प्रॉपर्टी ओनर्स, बाकी लोगों का भी एक राइट है जो वहाँ पर रह रहे हैं ना, दे हैव सम राइट। तो इसलिए सस्टेनेबल अर्बन स्पेसेस हो, सेफ हाउसिंग हो, पब्लिक स्पेसेस हो, ये सब राइट है। सो राइट टू इज़ एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स द कमिटमेंट। ये गलत हो गई बात। पहली बात है यूएन हैबिटेट क्या है? यूएन हैबिटेट एक यूएन की एजेंसी है जो कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वगैरह को प्रमोट करती है। SDG 11 भी इसी के बारे में। SDG 11 इज़ अबाउट इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट सिटीज़। फिर आता है कि राइट टू सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट द राइट। हाँ, ये बात सही है और ये थर्ड वाला भी सही है, तो फर्स्ट इज़ बेसिकली रॉन्ग। तो 2 और 3 हो जाएगा। अब जब हम इस पे आ ही गए हैं तो एक टर्म आता है ग्रीन जेंट्रिफिकेशन। ग्रीन जेंट्रिफिकेशन क्या है? जैसे ग्रीन वॉशिंग क्या होता है कि कोई चीज़ इतनी इको फ्रेंडली नहीं है जितना आप उसको दिखा रहे हो, वैसे ही ग्रीन जेंट्रिफिकेशन ये होता है कि जब आप ये सब ग्रीनरी और ये सब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे फोकस कर रहे हो ना, तो वहाँ पर जो लोग आकर रहने लगे, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, लोग वहाँ आकर रहने लगेंगे, तो जो वहाँ ऑलरेडी लो इनकम के लोग पहले से रह रहे थे, दे विल बिकम डिस्प्लेस्ड। तो उस प्लेस का जेंट्रिफिकेशन हो जाएगा, जो सोशियोलॉजी में एक टर्म भी आता है कि न्यू प्रॉपर्टी ओनर्स विल कम, वो वेल्दी होंगे। और क्योंकि जब ग्रीनरी ज़्यादा हो जाएगी और ओपन स्पेसेस, सबसे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे क्योंकि हर जगह ओपन स्पेस अब है नहीं। With reference to India, consider following statements. Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station, not in jail. ये गलत है क्योंकि जुडिशल कस्टडी होती है और एक पुलिस कस्टडी होती है। जुडिशल कस्टडी मजिस्ट्रेट, पुलिस कस्टडी पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन। अब जब मजिस्ट्रेट के पास है कस्टडी तो इंटेरोगेशन इसमें कर सकते हैं, आप इंटेरोगेशन कर सकते हैं ना, यू में इंटेरोगेट। और इसके अंदर ये छोटे पीरियड तक होती है, 15 डेज ऐसा कुछ, और ये 90 दिन मैक्स है इसका। अब इसके अंदर क्या आता है कि जुडिशल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न मजिस्ट्रेट, हाँ, एंड सच अक्यूज इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन, नॉट इन जेल। नहीं, यही बात गलत हो गई कि ही इज़ लॉक्ड इन जेल, नॉट इन पुलिस स्टेशन। तो ये पहला गलत। ड्यूरिंग जुडिशल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज़ नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। हाँ, ये बात ठीक है। सो सेकेंड इज़ राइट। तो जब वो पुलिस कस्टडी में तो वो इंटेरोगेट कर सकते हैं, जब वो जुडिशल कस्टडी में तो वो इंटेरोगेट नहीं कर सकते। इसी में ही वो आ जाता है आर्टिकल 22 जो कहता है एनी पर्सन जिसको आपने अरेस्ट या डिटेंशन में रखा है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराना पड़ेगा विदिन 24 आवर्स। तो ये अब ये जो 24 आवर्स वाला लॉजिक है ना, तब नहीं लगता अगर आप एनिमी एलियन हो, कंट्री से हो, या फिर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में हो।
प्रिवेंटिव डिटेंशन में तो वो फिर वो वाला आ जाता है कि 3 महीने के लिए और एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा और वो सब पूरी लंबी सा प्रोसेस हो जाता है. बट दिस इज़ अबाउट जुडिशियल कस्टडी. फिर हम आते हैं इसके ऊपर विद रेफरेंस फॉर कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. एक तो प्रिजन्स के बारे में कुछ बेसिक बातें. प्रिजन्स आते हैं स्टेट लिस्ट है. स्टेट लिस्ट की चौथी एंट्री है प्रिजन. ठीक है. अब 2000 तो हर स्टेट का ना अपने अपने रूल्स हैं कि हम कैसे करेंगे, हम कैसे प्रिजन को चलाएंगे. पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मॉडल प्रिजन्स मैनुअल निकाली थी 2016 में. 2023 में उन्होंने मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट भी निकाला था BPRND के एडवाइस पे. तो ये मतलब उनके थ्रू निकाला था जो भी है. मतलब दे वर पार्ट ऑफ फ्रेमिंग इट बेसिकली. तो ये सब चीज़ें MHA मतलब उनको इन सब चीज़ों के थ्रू गाइड करती है कि ऐसे ऐसे अपने रूल्स बनाओ, इस हिसाब से बनाना चाहिए. बनाना तब भी स्टेट को ही है क्योंकि उन्हीं के ही हाथ में है. अब विद टाइम वी आर फोकसिंग टूवर्ड्स रिहैब. मतलब रिहैबिलिटेटिव पनिशमेंट्स हो. ये नहीं कि आप रेस्टिट्यूशन से अब रिहैब की तरफ बढ़ रहे हैं. सॉरी, प्यूनिटिव से अब रिहैब की तरफ बढ़ रहे हैं. मतलब स्ट्रिक्ट मेजर्स से अब रिहैब की तरफ बढ़ रहे हैं. तो व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, ओके, payroll cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right. State governments have their own prisoner release rules. हाँ, ये सेकंड बात तो ठीक है. पर इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज और हर राइट नहीं. वैसे भी नहीं और वैसे मतलब नॉर्मल पढ़ के भी पता चल रहा है कि वो आपका राइट तो है ही नहीं. सेकेंडली ये है कि दो चीज़ें होती हैं. एक होता है पेरोल और एक होता है फरलो. फरलो इज़ स्टिल कंसिडर अ मैटर ऑफ राइट. पर इसमें भी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि नहीं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है. बट स्टिल फरलो इज़ अ मैटर ऑफ राइट जिसके अंदर कोई रीज़न आपको देना वो नहीं होता. ये शेड्यूल्ड रिलीज़ होती हैं कि या जेल की मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए फैमिली से एसोसिएशन बना रहे, तो उस सब के लिए फ़रलो दिया जाता है. और इसका जो टाइम पीरियड फ़रलो अगर आपको इतने दिन का भी मिला तो उसको आपके टोटल सेंटेंस में काउंट करा जाता है सो दैट आपका जल्दी रिलीज़ हो पाए, चाहे आप वहाँ पर नहीं रहे. मतलब आपका अगर 2 साल का टर्म है और 15 दिन का फ़रलो मिल गया तो 15 दिन आप जेल में नहीं रहे, बट स्टिल इट विल बी काउंटेड इन योर टोटल सेंटेंस कि हाँ आपने 15 दिन उसमें से कम कर दिए. वही अगर हम पेरोल की बात करें तो वो इट्स नॉट अ राइट. सेकेंडली ये इमरजेंसीज के लिए होता है. इलनेस या फिर कुछ शादी वादी आ गई, ऐसी टाइप की जो या कुछ चीज़ें हैं तो उसके अंदर एंड दिस टाइम इज़ नॉट काउंटेड. तो पेरोल और फरलो का ये फ़र्क है. ठीक है. अब हम इस पे आते हैं. एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज़ द नोडल एजेंसी. जो शेड्यूल्ड ये FRA वाले उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. ये भी आया था कि अभी जो एक मिशन चल रहा है DAGGUA यानी कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसका काम ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करना इन ट्राइबल एरियाज़, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, उन सबको एसिमुलेट करना स्कीम्स के अंदर, आभा IDs बनवाना, मतलब ये सब चीज़ें करना. तो ये इसके लिए क्या बनाए हैं? इसके लिए बनाए गए हैं FRA सेल्स हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं इन सब कामों को करने के लिए. अभी जो FRA एक्ट है उसके अंदर एक चीज़ बहुत पॉपुलर है, ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. तो क्या है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस? नॉन टिम्बर चीज़ें, बैम्बू, ब्रशवुड, केन, कुकून्स, हनी, वैक्स, तेंदू लीव्स. इस पर कभी एक बार और भी क्वेश्चन आया है. तो ये सब हैं. अब FRA सेल्स किस पे, स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाए गए हैं. ठीक है. और FRA एक्ट है भी इसलिए कि जैसे जिनके पहले ट्रेडिशनल राइट्स थे एंड देन दे लॉस्ट देयर राइट्स, तो उसके लिए ये एक्ट लाया गया है. ओके.
अब आता है legislation which confers on the executive or administrative authority unguided, uncontrolled, discretionary power in matter of application of law violates which one of the following articles? Articles are the equal protection of laws, equal representation among the law. तो ये तो इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, आर्टिकल 14। आर्टिकल 28 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की अटेंडेंस से रिलेटेड है कि मतलब कोई भी स्टेट फंडेड उसमें रिलीजियस वर्शिप और इस सब के बारे में। आर्टिकल 32 वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आर्टिकल 44 DPSPs की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC। तो ये आर्टिकल 14 है इसका तो आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट्स फेडरल इन कैरेक्टर? मतलब स्टेट और सेंटर का जो डिवीजन है वो बना रहे, तो वो कब होता है? इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी सेफगार्डेड, यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, यूनियन कैबिनेट कैन हैव elected representative, fundamental rights are enforceable by courts of laws। ये सब कुछ नहीं। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी सेफगार्डेड, क्योंकि अगर तभी जुडिशरी निष्पक्ष होकर कोई डिसीजन ले पाएगा ना। तो फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स हैं। पहला, एक तो डुअल पॉलिटी होना, बेसिक बात। सेकंड है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना। डिवीजन ऑफ पावर्स होना बिटवीन स्टेट एंड द डिवीजन ऑफ पावर्स स्टेट एंड द सेंटर। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों ही है। और सबसे खास है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और बाय कैमरलिज्म तो है ही। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना भी बहुत आवश्यक है। Which of the following best defines the term state? A community of people permanently occupying a definite territory independent of external control, जो sovereignty की बात आ जाती है। And possessing an organized government, politically organized people of definite territory, possessing an authority to govern them, maintaining law and order, protect their natural rights, safeguard their means of sustenance. Okay. Number of persons who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition, government। ये तो मतलब अगर कोई ट्राइबल ग्रुप है और वो एक डेफिनेट टेरिटरी में बहुत समय से रह रहे हैं तो वो स्टेट थोड़ी बन जाएंगे। A society permanently living in a definite territory with a central authority, executive responsible to the central authority and an independent judiciary। अब द मोस्ट सेंसिबल वन इज़ दिस, क्योंकि स्टेट की जब बात आती है तो सॉवरेनिटी इज़ द थिंग विच इज़ गिवन द मोस्ट इम्पॉर्टेंस। अब विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी वो बोल रहे हैं ये सब बताओ। एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर। हाँ, ये बात सही है उनकी भी। और क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं तो परमिशन ऑफ दैट जज ऑल्सो कि भाई तुम्हें भी आके काम करना भी है या नहीं, ऐसे ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं वो। अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। अब ये थोड़ा ट्रिकी स्टेटमेंट है, जल्दीबाजी में वहाँ पे पता कर पाना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। इसके अंदर करेक्ट जो दिया है UPSC ने वो 1 को दिया है, जबकि क्योंकि जो सेकेंड वाला है ऐसे फर्स्ट इंस्टेंस पे तो यही लगेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी, बोथ आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड बोथ कैन पनिश फॉर देयर ओन कंटेम्प्ट। इट्स रिटन फॉर बोथ ऑफ देम। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है कि जो भी इनके जजमेंट्स हैं या ये सब चीज़ें, दे आर एविडेंशियरी इन नेचर, मतलब दे कैन बी यूज एज एविडेंस, उनको ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। तो एंड दे हैव द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, और वो रिव्यू भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे लिखा है कि उसके पास उतनी ही पावर है हाई कोर्ट के पास जितनी कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब दिस इज़ वन स्टेटमेंट जिसमें जो थोड़ी डिबेटेबल सी है। इफ समवन एल्स नोज द आंसर लेट मी ऑल्सो नो, बट या दिस इज़ वन थिंग। तो
इसमें पहले कोई करेक्ट दिया गया है। अब यहाँ जैसे इस वाले क्वेश्चन में एग्जीक्यूटिव की बात हो ही गई है, तो एग्जीक्यूटिव की बात कर ही लेते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव हमारा किस चीज़ का कंप्राइज करता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन लोगों का कंप्राइज करता है। एंड जो प्रेसिडेंट हैं उनको ओथ कौन दिलवाते हैं? प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाते हैं। चलो अभी इस पे आते हैं, पहले 89 क्वेश्चन। तो देर इज़ ओनली, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है। देर इज़ ओनली वन सिटीजन वन डोमिसाइल। ओके, हाँ सही बात है। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम अ हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है हमारे यहाँ? प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? एक तो आपकी उम्र कम से कम 35 साल तो होनी चाहिए। सेकेंडली, यू शुड बी क्वालिफाइड, यू शुड बी सिटीजन, यू शुड बी अ सिटीज़न लिखा है। अब सिटीज़न बाय बर्थ हो, बाय नेचुरलाइजेशन हो, बाय डिसेंट हो, बाय रजिस्टर, कैसे हो नहीं लिखा हुआ। यू शुड बी अ सिटीज़न ये लिख रखा है। फिर है कि यू शुड बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या होना चाहिए तुम्हें? एक तो एज लिखी है, वो तो चलो ठीक है, अब इसमें तो 35 साल है। बाकी क्या क्राइटेरिया है कि आपको एक तो सिटीज़न होना चाहिए, 25 साल के होने चाहिए। अब देन ओथ जो है वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए यू शुड बी, ओथ जो है वो 3rd शेड्यूल वगैरह में दे रखी है। लेकिन जो प्रेसिडेंट की ओथ है ना, वो 3rd शेड्यूल में नहीं दे रखी। प्रेसिडेंट की ओथ में ही आता है प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि वो जो शेड्यूल 3 में जो ओथ्स हैं उनमें वो सब है कि बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब बातें लिखी हुई हैं। अब प्रेसिडेंट के लिए क्या है कि कोई ओथ ऑफ ऑफिस भी उनके पास नहीं होना चाहिए। अब प्रेसिडेंट ओथ ऑफ ऑफिस, सॉरी क्या बोल दिया उन्हें, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, वो दे कैन कंटेस्ट एज प्रेसिडेंट। एंड प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं? CGI। ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सेफ गार्ड constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? Best safeguard of liberty: committed judiciary, centralization of powers, elected government, separation of powers. Safeguard of liberty in a liberal democracy, पहली बात तो ये दो तो कतई नहीं है। अब कन्फ्यूजन आता है जुडिशरी में और सेपरेशन ऑफ पावर में। तो लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी में कमिटेड जुडिशरी को फेडरलिज्म में ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, तो इसके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर, दो वन कैन गेट कन्फ्यूज इन दीज टू। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स DPSP। तो सिंपल सी बात है। अब व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि पहले फंडामेंटल राइट में होता था और अब आर्टिकल 300A है, तो ये हटाया किससे था? 44th अमेंडमेंट से हटाया गया था। और अब इसमें ये लिखा है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, नो पर्सन है। तो इट्स अ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। फिर व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन 26 जनवरी 1950? तो जो 42nd अमेंडमेंट है वो 1976 में है, जिसमें सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी जोड़ा गया था। उससे पहले जो वर्ड्स थे तो सेकुलर, सोशलिस्ट, ये सब नहीं है। अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दिस इज 94। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स representative government of a nation with federal structure, government limited by terms of the constitution,
limited government. Okay. With reference to India, Halbi Ho Kui pertains to dance forms, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रीहिस्टोरिक केव पेंटिंग्स, ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं. एंड एक और जो भी ज़्यादा पॉपुलर है वो संथाली जिसकी स्क्रिप्ट है ओल चिक्की. जिसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो रघुनाथ मुर्मू जी का है. अभी 100 years भी हुए हैं स्क्रिप्ट को, ओल चिक्की को. अब 96 की बात करते हैं. भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. पद्मा अवार्ड्स which were constituted were suspended only once. Number of Bharat Ratna is restricted to a maximum of 5 in a particular year. Which of the following is not correct? ओके. पहली बात, भारत रत्न 3 दिए जाते हैं, 5 नहीं दिए जाते. इट्स रिस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर. और ये भी बात, ये इसमें ऐसे लिखा नहीं, पर वैसे बताने के लिए एनुअली ऐसे दिए ही जाएंगे, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. तो ऐसा कोई कंपल्शन है नहीं, तो ये तो बात हट गई यहाँ से. तो थर्ड तो होना चाहिए, जैसे इसमें थर्ड नहीं है, हटा दोगे. नॉट करेक्ट की बात हो रही है. पद्मा अवार्ड्स. अब पद्मा अवार्ड्स जो हैं वो सिविलियन ऑनर्स हैं. पद्मा विभूषण, भूषण और श्री कि आपकी एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस हो इन सम फील्ड और ये सब बातें. अब एंड इट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. एंड किसी भी फील्ड के अंदर हो उसमें दिया जाता है. इसमें क्या कोई मॉनिटरी भी कुछ मिलता है? नहीं. एक सर्टिफिकेट से सनद कहते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है और एक मेडलियन मिलता है. कोई ऐसा पैसे का कुछ नहीं मिलता, ठीक है. एंड इन भारत रत्न और ये जो पद्मा अवार्ड्स हैं ये दे हैव बीन सस्पेंडेड ट्वाइस. एक बार मोरारजी देसाई के टाइम पे हुआ था कि इनका कोई ज़रूरत नहीं है, समथिंग लाइक दैट. जो भी है 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं. रिपब्लिक डे पर दिया जाता है इनको. दे आर अवॉर्डेड ऑन रिपब्लिक डे. एंड ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है अपने एक जजमेंट में कि दीज आर नॉट टाइटल्स एज पर आर्टिकल 18, जिसमें लिखा ना कि आप टाइटल्स का यूज़ नहीं कर सकते और ये सब. तो उनको टाइटल नहीं दे सकते. भारत रत्न की बात आई गई है तो BR अम्बेडकर जी को पॉस्टमसली दिया गया था भारत रत्न. हु वॉज द चेयर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. और अभी 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती भी गई है. अभी ये जितने भी अवार्ड्स वापस आते हैं, अभी जितने भी अवार्ड्स हैं इनके लिए जो PM है ना वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देते हैं. सो PM गिव्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट एंड फिर ये सब अनाउंस किए जाते हैं. तो इसमें से कौन कौन से करेक्ट नहीं है? सेकंड वाला भी करेक्ट नहीं है, तो जिसमें सेकंड नहीं हटा दो. भारत रत्न एंड दिस आर टाइटल्स नहीं, तो जिसमें फर्स्ट नहीं हटा दो. तो तीनों ही गलत हैं. नेक्स्ट 97th, the United Nations Capital Development Fund and Arbor Day Foundation have recently recognized Hyderabad as 2020 Tree City of the World. Hyderabad was selected for recognition for a year following its government. हाँ, ये बात तो ठीक है, पर अब जहाँ पर भी ये ऑर्गेनाइजेशन मेंशन कर देते हैं मोस्टली ये बात गलती होती है, जो कि यहाँ पर भी केस है. अब ये जो है ना यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, तो इसका तो काम ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाकर या जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पर जॉब क्रिएशन और ये सब बातें करी जाएं. लेकिन ये आर्बर डे और UNFAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने करा है. तो पहली स्टेटमेंट गलत, तो D. फिर कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड विच वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 2000 में इंस्टीट्यूट हुआ था. अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट विनर. अवार्ड विच रिसीव्ड मोस्टली बाय Formula 1 प्लेयर्स, रॉजर फेडरर, ये सब ठीक है. अभी जो इसका सेकेंड स्टेटमेंट है ना वॉज मोस्टली बाय Formula 1 प्लेयर्स सो फार, ये तो गलत है. वैसे भी गलत, बाय कॉमन सेंस ही गलत है. You arrive at C with that, but ये एनुअल वर्ल्ड स्पोर्ट्स सेरेमनी होती है. अभी रिसेंटली हुई है 26 की, तो 22 अप्रैल को ही, जिसके अंदर कि कार्लोस अल्कराज और आरियाना
साबलेंका, इन सबको टॉप ऑनर्स दिए गए हैं। और इंडिया की जो वर्ल्ड मतलब ये इंडिया की जो विमेंस क्रिकेट टीम है, हरमनप्रीत जी द्वारा मतलब जो उनकी जो कैप्टन थी, तो दैट वाज आल्सो नॉमिनेटेड एज अ टीम मतलब अवार्ड के लिए, बट फिर दे डिडंट विन। पेरिस सेट जर्मन वन, पर एटलीस्ट उनको नॉमिनेट किया गया। इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि शॉर्ट लिस्ट होकर इंडिया से किसी को टीम की कैटेगरी में वो करा गया था नॉमिनेट। तो 32nd समर ओलंपिक्स के बारे में, द ऑफिशियल मोटो फॉर दिस ओलंपिक्स द न्यू वर्ल्ड। तो 32nd समर ओलंपिक्स हुए कहाँ थे वैसे? ये टोक्यो, उस समय के करंट अफेयर्स गए थे, टोक्यो में हुए थे। एंड उसका मोटिव न्यू वर्ल्ड नहीं था, उसका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशंस। सेकेंडली, ये जो इतने सारे स्पोर्ट्स लिखे हैं, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग वगैरह, दे वर इंक्लूडेड। अब अभी 26 के जो होने हैं 26 के होने हैं अभी विंटर ओलंपिक्स, जो कि होंगे इटली में, जो पहली बार कर रहे हैं। और जो 26 के समर के होंगे, 28 में होंगे समर के, वो होंगे यूएस के अंदर। और इंडिया 2036 के लिए बिड कर रहा है अहमदाबाद, फॉर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स बोथ। फिर बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। तो इसके अंदर ये भी उस टाइम के करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो द फाइनलिस्ट वर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वन, और ये इट्स रिलेटेड टू उस समय का करंट अफेयर, और इसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। सो दिस वाज अबाउट 2021 का पेपर, जिसके अंदर हमने बहुत सारे पार्ट्स में करा ये, बिकॉज उतना बड़ा अपलोड होने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन ऑप्शंस को डिस्कस करा जितना हो सकता था कुछ। एंड yeah, that's about it. I'll see you in the next one. Take care. Bye bye.